लेकिन उससे पहले मौसमी सचदेव भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, फॉरेन एक्सपर्ट। उससे पहले जरा ये एक तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगी जहां पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इस वक्त एक बैठक कर रहे हैं। और उमर अब्दुल्ला इससे पहले दिल्ली भी आए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की थी और साथ ही भारत के इस एक्शन को लेकर भी उमर अब्दुल्ला की तरफ से प्रतिक्रिया देखने को मिली है और उनकी तरफ से एक मीटिंग की गई। इस मीटिंग में उमर अब्दुल्ला भी आपको नजर आए हैं। मौसमी सचदेव आपके पास आते हुए, क्योंकि वर्ल्ड फोरम की हम बात कर रहे हैं, इस वर्ल्ड फोरम में जब प्रतिक्रियाएं आई और पाकिस्तान की तरफ से जब टूरिस्ट पर हमला किया गया, कई देशों ने साथ दिया तो साथ ही कई ने यह भी कहा कि जरा संयम बरता जाए। मैं ये समझना चाहती हूं कि जो संयम बरतने की बात इस वक्त की जा रही है, भारत एक निर्णायक मोड़ पर आना चाहता है आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई को। अब ग्लोबल पर्सपेक्टिव से क्या भारत के इस अप्रोच को ये संयम बरतने की अपील क्या कमजोर नहीं करती है? और वो भी तब जब ये फायदे का सौदा सिर्फ भारत देश के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। अगर आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस हो और आतंकवाद को हम जड़ से खत्म कर ही दें। बिल्कुल, देखिए मैं तो शुरुआत करना चाहूंगी, जयशंकर जी ने बोला है कि वी डोंट नीड प्रीचर्स, वी नीड पार्टनर्स। देखिए, तो प्रीच करने के लिए तो बहुत लोग आएंगे, बट लार्जर स्केल में कोई सबको समझ में आ रहा है कि टेररिज्म कितना नुकसान वो कर रहा है। और पाकिस्तान का जो फेस है, टेरर फेस है, ऐसा नहीं कि किसी को नहीं पता, बट एवरीबडी इज डिप्लोमेटिक। तो अमेरिका बोलते हैं कि आपके साथ है, बट आई फील इट इज जस्ट वर्बल सपोर्ट, क्योंकि आज भी ट्रंप ने कहा है कि इट शुड एंड सून। चाइना बहुत सोच समझ के गेम खेलेंगे, क्योंकि चाइना ने बहुत इन्वेस्ट कर रखा है पाकिस्तान में, तो उनको एक अलग सा अभी फेयर है, क्योंकि उनको पता है कि भारत जो है ना, इंडिया इज क्वाइट पावरफुल। ऐसा नहीं है, अभी आप देखिए कल के स्ट्राइक से, आज मॉर्निंग के स्ट्राइक से इट इज एविडेंट हमने कितना हाईटेक वेपनरी यूज किया है। एंड दिस अटैक जो इस बार हुआ है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल द प्रीवियस अटैक्स। हिस्ट्री में आप देखिए राफेल यूज किया गया है और स्कैल्प यूज किया गया है, एंड चाइना को भी दिख रहा है दैट इंडिया इज इमर्जिंग पावर। तो चाइना कहीं ना कहीं लाइक यू नो खुले आम पंगा नहीं लेंगे भारत के साथ। वो चाहेंगे कि फुल फ्लेजेड या फुल स्केल ना वार हो, या भारत उनको मतलब हाँ की हाँ भरे। सो पाकिस्तान समवेयर और द अदर आइसोलेट हो चुके हैं। पाकिस्तान इज आइसोलेटेड, उनकी खुद की आर्मी ही छोड़ के जा रहे हैं, बिकॉज दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग किस कॉज के लिए वो लड़ रहे हैं। इंटरनली भी पाकिस्तान इज ट्रैप्ड। आप देखिए बलोचिस्तान को लेके दे आर ट्रैप्ड। सो उनके जो पूरे इंटायर जो ग्लोबली आप देखो, पाकिस्तान इज ऑलरेडी आइसोलेटेड, बट द थिंग इज दैट ऑल द कंट्रीज शुड रियलाइज कि ये टाइम आ गया है FATF से उनको आइसोलेट करने के लिए, ताकि इंटरनेशनल फंड्स जो है पाकिस्तान को ना पहुंचे। जो ये फंडिंग है, जो टेररिस्ट जो ब्रीड हो रहे हैं उनके ग्राउंड में, आई थिंक इट इज हाई टाइम हम पाकिस्तान को बिल्कुल ग्लोबली एक्सपोज हो चुके हैं और आइसोलेट कर दिया जाए। उनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने देखिए क्या बोला है, ही इज नाउ लाइक यू नो एज इफ ऑडिशन दे रहे हैं, एज इफ सिंपैथी अवार्ड लेने के लिए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में, कि हमारे पास तो टेरर कैंप है ही नहीं, इंडिया में टेरर कैंप है ही नहीं। तो जो ओसामा बिन लादेन को जो पाकिस्तान एंड मिलिट्री एलिट मिलिट्री स्टेशन के पास उनको पकड़ के जो हंट किया गया, तो ये कैन दे फॉरगेट दिस? तो ये बहुत बड़ा सवाल है, झूठ पे करके। और उनका क्या कैपेबिलिटी है, वो भारत पे क्या ही अटैक करेंगे? आप देखिए आज उन्होंने बोला है स्टॉप, लाइक उन्होंने बोला है कि ऑपरेशन सिंदूर को रोका जाए और वो रिटालिएट नहीं करेंगे। क्या वो रिटालिएट नहीं कर रहे हैं? क्या वो सिविलियन एरियाज में JNK में वो शेलिंग नहीं कर रहे हैं? सो पाकिस्तान इज सच, हम क्या मदद करेंगे? वो खुद को ही मदद नहीं कर पा रहे हैं। इंडिया इज रेडी टू, मतलब ऐसे कंट्री को आप क्या मदद करोगे आप, जब वो खुद ही अपना मदद नहीं कर पा रहे हैं एंड खुद ही डूम्ड में जा रहे हैं। इट इज अ डिजास्टर नाउ। एंड थोड़े दिन रुकिए, उनके अंदर ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट है, इंटरनल अनरेस्ट ऐसा हो जाएगा कि आई थिंक पाकिस्तान संभाल नहीं पाएगा। बस मैं इसी सवाल पर आना चाह रही थी, आपने खुद उसको जोड़ दिया कि क्या इसके बाद पाकिस्तान के अंदर भी कोई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा उपजती हुई या फिर गहरी होती हुई नजर आएगी। लेकिन उससे पहले श्रीवास्तव जी, जो मोहन सर ने कहा था, अगर आप उसमें कुछ जोड़ना चाहें सर। ये जो सवाल है कश्मीर का विषय, ये पाकिस्तान क्यों इसका उठाता है और उसके ऊपर इसका उतना फिक्सेशन क्यों रहता है? देखिए, मेरा पूर्णिमा जी स्पष्ट रूप से ये मानना है कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान है वो अपने अस्तित्व को लेकर के बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर रहते हैं
और पाकिस्तान के जो हुक्मरानों ने ही वहाँ पर सारे अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए कभी भी जमहूरियत को मजबूत नहीं होने दिया, स्टेट क्राफ्ट को मजबूत नहीं होने दिया। जो वहाँ जमहूरियत के इदारे थे कमजोर के कमजोर बने ही रहे, और अगर किसी ने मजबूत करने की कोशिश की तो उसको साइडलाइन कर दिया गया। तो ऐसे में जो पाकिस्तान के हुक्मरान अपनी पूरे पाकिस्तान पे कंट्रोल को बनाए रखने के संदर्भ में इस बात को भी चाहते हैं कि वो भारत के साथ एक विवाद का विषय बढ़ा करके रखे। और इसी वजह से मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि यदि कश्मीर का विषय भारत और पाकिस्तान के बीच में नहीं रहा होता तो इन पाकिस्तान के हुक्मरानों ने कोई कश्मीर जैसा इशू ढूंढ लिया होता, ताकि भारत के साथ एक विवाद को बना करके रखे और एक अपनी एक आइडेंटिटी और अपना एक सेपरेट जो उनका जो एक डोमिनेंस है वो बना के रखे। दूसरा, पाकिस्तान के इन रियल रूलर्स ने, जो आर्मी और ISI है, जो कि इसके लिए सबसे अधिक गुनाहगार है, उन्होंने भारत का जो इस्तेमाल है वो अपनी स्किन्स को भी बचाने के लिए समय समय पर किया है। अपने आप को जो है अनेक आलोचनाओं से बचाने के लिए उन्होंने सारा जो भारत के फ्रंट पर साजिशें करना, भारत के ऊपर ध्यान को डाइवर्ट करने की, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे, डाइवर्जनरी टैक्टिक्स के तहत भी भारत का वो इस्तेमाल करना चाहते हैं और इस वजह से भी वो भारत के विवाद को बनाए रखना चाहते हैं। और चूंकि पाकिस्तान एक लगातार उनके सेना के कंट्रोल में रहता है, वो उत्थान और विकास नहीं करता है, तो ऐसे में जो पाकिस्तान का जो स्टेट बिहेवियर है वो मैं नहीं देखता कि आने वाले समय में भी कुछ कोई ऐसा होगा कि जिसमें कि कश्मीर की समस्या का वो समाधान निकालने की तरफ कोई सकारात्मक कदम बढ़ा सकते हैं। लेकिन अब जो वर्तमान समय की जो स्थिति है कश्मीर के विषय में, तो आज के पहले की जो भारत की राजनीतिक नेतृत्व था उसका अप्रोच अलग था, लेकिन आज के भारत का जो राजनीतिक जो नेतृत्व है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व का ये नया भारत है। और जाहिर है कि ये भारत इस बात को स्पष्ट रूप से कहता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर के संदर्भ में यदि कोई एकमात्र इशू बचा हुआ है तो ये कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का भारत में विलय हो। शेष जो अन्य विषय है, जम्मू एंड कश्मीर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये हमारा आंतरिक मामला है। हमने धारा 370 हटाया, 35 पे हटाया, ये हमारा अपना मामला है। हम अपने संसद के दोनों सदनों में हमने प्रस्ताव को बहुमत से पास करा करके संवैधानिक प्रक्रिया, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से ये पूरी कार्रवाई की। और दूसरा जो इलीगल ऑक्युपेशन है उसको भारत जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान है उसको भारत में विलय कराने के लिए संकल्पबद्ध है। अब पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे का किस तरीके से वो अपने हितों के लिए इस्तेमाल करने की मंशा रखे ना रखे, उसका भारत के नेतृत्व पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान है उसका एक दिन भारत में विलय अवश्य होगा। आज की घटना से मैं नहीं समझता कि उसके ऊपर फोकस था। आज का विषय आतंकवाद की लड़ाई के ऊपर था और जैसा कि हमने स्पष्ट भी कर दिया है कि आज की कार्रवाई आतंक विरोधी कार्रवाई थी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है पूर्णिमा जी, वो दिन अवश्य आएगा, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का भारत में विलय होगा और वो जो वहाँ के जो लोग भी हैं वो उसी तरीके का उत्थान और विकास आगे करेंगे जैसा कि भारत के जो शेष अन्य जो लोग हैं, जो अन्य राज्य हैं, जम्मू एंड कश्मीर है, वो कर रहा है। ठीक है भदौरिया साहब, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? फिर उसके बाद साहिब साहब मैं उनके पास जाऊंगी। क्या पाकिस्तान की कश्मीर पर अप्रोच या उसकी पोजीशनिंग को या वो जो दावे करता है, खोखली बातें करता है, उसको कमजोर करेगा भारत की अप्रोच या भारत का ये एक्शन, या क्या करेगा? मतलब देखिए, ये भारत की सरकार ने, तो भारत ने क्लियर कर दिया कि कश्मीर अब कोई मुद्दा नहीं रहा है। अब अगर मुद्दा है कोई तो ऑक्युपाइड कश्मीर है जो उन्होंने हमारा जो जिसपे अवैध कब्जा कर रखा है, अब मुद्दा वो है। तो हम तो अब उसके ऊपर दावा अपना कर रहे हैं क्योंकि वो हमारा है। और इसके लिए हमारे जो गृह मंत्री हैं उन्होंने सदन में भी कहा था कि जरूरत पड़ी तो हम इसके लिए जान भी दे देंगे मगर छोड़ेंगे नहीं। तो अब अगर कोई चर्चा होगी, बात होगी, तो ऑक्युपाइड कश्मीर है उसके ऊपर होगी। इस कश्मीर की तो बात ही खत्म हो गई। ये तो हमारा शुरू से अभिन्न अंग है और बना रहेगा। जो यहाँ कुछ ऐसी धाराएं लगा दी थी जो पहले हमारी सरकारें रही नेहरू जी ने, कि उसको 2 निशान 2 प्रधान 2 विधान बना दिए थे, तो आज हमने वो भी खत्म कर दिए। अब वहाँ एक ही निशान है, एक ही प्रधान है और एक ही विधान है।
तो अब वो चीजें खत्म हो गई, इसलिए कश्मीर की अब कोई इसमें गिनती और कोई चर्चा वाली बात नहीं रही। अब बात सिर्फ होगी तो आजाद कश्मीर के ऊपर होगी कि वो भारत का अभिन्न अंग है और वो भारत को चाहिए, और हम उसको जब तक ले नहीं लेंगे हम शांति से नहीं बैठेंगे, मगर हम उसको वैधानिक तरीका है उसी से बात करेंगे लेने के लिए। इनकी तरह हम ना आतंकवाद का सहारा लेते हैं और ना कभी लिया है और ना लेंगे, मगर जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हमारी जो सैनिक प्रक्रिया है, जो सैनिक कार्रवाई है, उसको हम जरूर करेंगे। अगर ये ठीक से दे देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर लेने के तरीका भारत के पास बहुत अच्छे हैं जो आज हमने करके दिखा दिया है। ठीक है। आलोक साय साहब, पाकिस्तान का इलाज क्या मिलिट्री एक्शन ही है? आज जिस तरीके की हमने एक्शन देखे, ऑपरेशन सिंदूर हमने देखा, और पाकिस्तान के ठिकानों पर जिस तरीके से भारत ने जवाबी कार्रवाई की है, ऐसा लगता है कि सिर्फ यही भाषा पाकिस्तान को समझ में आती है, या इसके साथ साथ एक बैलेंस अप्रोच जो इससे पहले हमने डिप्लोमेटिक वॉर किया कूटनीतिक तरीके से, या फिर ग्लोबल हमने एक समर्थन को जुटाया पाकिस्तान के पहलगाम में हमले के बाद, उनके सपोर्टेड आतंकियों ने जो हमला किया पहलगाम में उसके बाद? देखिए पूर्णिमा जी, ग्लोबल सपोर्ट तो जुटाना ही पड़ेगा हमको, और इस बार की जो सरकार है वो बहुत ही तगड़े रूप से ग्लोबल सपोर्ट जुटा पाई है। पाकिस्तान काफी हद तक विश्व राजनीति में इस ऐसे घटना के समय में भी अकेला अलग थलग पड़ा हुआ है, तो ये तो करना ही पड़ेगा। लेकिन विश्व सिर्फ राजनीति से नहीं काम चलेगा, भारत में ये मादा होना चाहिए था और अब ये मादा हो चुका है। अब हमको जब तक हम घर में घुस के उनको नहीं मारेंगे तब तक उनकी अकल ठिकाने नहीं आएगी। एक बात मैं और बता देना चाहता हूं कि ये घर के अंदर घुस के मारेंगे फिर भी ये शांत हो जाएंगे, ये अपेक्षा करना हमारी मूर्खता होगी। आप देखिए विश्व में कहीं भी जो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहां पर कितनी मारकाट आप पकड़ते हो, आप 50 मारते हो, 100 आते हैं, 100 मारते हो, 150 आते हैं। तो इसको टेररिज्म का समूल नाश करने का तरीका यही है, एक तो घुस के डीप स्ट्राइक करो, और दूसरा इनका जो ब्रीडिंग ग्राउंड है, जहां से इनको ताकत मिल रही है, जहां से इनको मेंबरशिप मिल रही है, उसको कट करना, उसको तबाह करना। ये जो जिहादी तालीम जो दी जाती है, चाहे विदेशों में हो चाहे अपने यहाँ हो, जिससे पूरा ब्रेन वॉश बच्चों का कर दिया जाता है, ये वहां से पैदाइशी हो रही है। वहां से लड़के जब बड़े होते हैं तो उस मानसिकता के लड़के बहुत इजीली उनको बरगला करके ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अपने संगठन में भर्ती कर लेते हैं, क्योंकि उनका दिमाग बदल चुका होता है। आप छोटे छोटे बच्चों से बात कीजिए मदरसा के, जो उस तरह, मैं सभी मदरसा की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो गलत मदरसे हैं उनसे आप बात कीजिए, जाके देखिए। वो बच्चा कहता है कि ये तो जिंदगी है ही नहीं मेरा जीवन, मैं तो कहीं और का हूं, अल्लाह ने यहाँ भेजा है अभी कुछ दिन के लिए, मुझे फिर अल्लाह के पास जाना है। तो अब ऐसी ब्रेन वॉश ऐसा हो चुका है, आप उसका इलाज क्या कर सकते हो? आप कुछ देखो, आप इसमें हमास का क्या कर पा रहे हैं? समतल कर दिया जमीन गाजा में, फिर भी पैदा होके कीड़े मकोड़े जैसे इधर उधर आते रहेंगे, उनको मारता रहेगा वो। तो मारना पड़ेगा, एक तो यह है कि इनको मारना पड़ेगा, दहशत फैलाना पड़ेगा। पाकिस्तान के लिए भी दिल में दहशत होनी चाहिए कि आपने शरण दी है, आपके यहाँ हेडक्वार्टर बना के रखे हो आप, तो हम उससे, आप समझ रहे हो कि आईएसआई और आर्मी कोर कमांड के बगल में उसको आप शरण दे दोगे तो आप उसको बचा लोगे? नहीं, वो कहीं भी होगा हम घुस के मारेंगे। ये मैसेज गया है। पर क्या ये दूसरी बात, पर क्या सर ये एक विशियस सर्कल या फिर एक अनएंडिंग लूप नहीं है? देखिए, इससे भारत को तैयार रहना पड़ेगा कि ये बहुत लंबी लड़ाई चलेगी। मैं नहीं मानता हूं कि ये लड़ाई अभी खत्म होने वाली है, बिल्कुल नहीं। जनरल नरवाने ने भी कहा है कि अभी तो ये ट्रेलर है, उनका एक वक्तव्य आया है। आप भले ही पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ये बयान दे दें कि ठीक है भारत अगर और कुछ नहीं करेगा तो हम कुछ नहीं करेंगे, मुझे नहीं विश्वास है कि पाकिस्तान चुप बैठेगा। पाकिस्तान अपने फेस सेविंग मेजर्स के तहत कुछ ना कुछ करेगा, और अगर पाकिस्तानी राजनेता नहीं करेंगे तो पाकिस्तानी मिलिट्री उनको फोर्स कर देगी करने के लिए वहां पर इस तरह के लोग, क्योंकि उनका एग्जिस्टेंस इसी पर टिका हुआ है। उनकी ताकत कम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो पाकिस्तान में सेना उखड़ जाएगी। तो हो सकता है एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगेन वो मिलिट्री कहीं कू ना हो जाए वहां पे। अगर अब हालात धीरे धीरे बिगड़ने लगे
और राजनेता नहीं मानेंगे भारत के साथ उलझने के लिए, हो सकता है वहां कू हो जाए और सेना और राजनीतिक पार्टियों में टकराव की स्थिति आ जाएगी। लेकिन अभी पाकिस्तान एक ऐसे मुहाने पर खड़ा है जहां पर उसका पाकिस्तानी सेना से भी टकराव हो सकता है, जहां पर बलूचिस्तान बिल्कुल मुहाने पर खड़ा है आजादी के लिए। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में लोग विद्रोह कर चुके हैं। तो पाकिस्तान की कुल मिलाकर के जो स्थिति है वो इतनी बदतर है कि अब वो मूर्ख ही होगा अगर ऐसे समय में भारत से कोई बदला लेने की बात सोचेगा तो। जी हाँ, ठीक है, लेकिन जो इस बात का जिक्र भी मौसमी जी आप कर रही थी उसी को थोड़ा सा मैं एक्सपैंड करती हूँ कि किस तरीके के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को आप पाकिस्तान में महसूस कर सकती हैं, या वहाँ पर चल रहे जो अपने देश के ही अंदर के प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि वहाँ की आवाम तो इससे बहुत ज़्यादा अब अख्ता चुकी है। वो ये देख चुकी है कि सेना कैसे सरकार को कंट्रोल करती है, कैसे वहाँ पर कू होता है, कैसे वहाँ पर जो कुर्सी पर बैठी सरकार है वो अपनी कुर्सी बचाने की कवायद करती है, जिसको कुर्सी से हटा दिया जाए वो लाहौर टू इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च निकाल देता है। मतलब ऐसा बहुत कुछ है जो वहाँ के लोगों की नॉर्मल लाइफ को बहुत इम्पैक्ट करता है। तो किस तरीके का आप देखती है कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान इज रूल्ड बाय पाकिस्तान मिलिट्री, और पाकिस्तान ने खुद ही अपने सिटीजन्स को साइलेंस किया हुआ है, खुद ही दबाया हुआ है पाकिस्तान ने। तो और पाकिस्तान इतने चारों तरफ से क्राइसिस में, इकोनॉमिकली देखिए अभी जैसे ही इंडस वाटर ट्रीटी हमने उसको सस्पेंड किया, आप देखिए कितना नुकसान है। आप देखिए उनका मोर देन 75% ऑफ द वाटर जो एग्रीकल्चर जो है ये इसी इंडस वाटर बेस में है। अब पाकिस्तान के जो नॉर्मल अवाम है, सिटीजन्स है, उनको दिख रहा है कि ऑलरेडी खाना नहीं है, पानी नहीं है, एग्रीकल्चर बंद हो जाएगा, टोटल क्राइसिस होगा। जब आप देखिए ऐसा अगर टोटल क्राइसिस किसी देश में होता है तो अनरेस्ट होगा ही होगा, लोग सड़क पे आ जाएंगे, लोग रिवोल्ट करेंगे। और एक बात कहूंगी कि इंडिया को अभी भारत को स्ट्रैटेजिकली साइकोलॉजिकली वॉरफेयर खेल के इकोनॉमिकली तोड़ देना चाहिए पाकिस्तान को, क्योंकि आई विल नेवर से कि फुल स्केल वॉर या मिलिट्री टारगेटेड मिलिट्री स्ट्राइक होना चाहिए, क्योंकि हमें एक एग्जांपल लेना चाहिए रशिया और यूक्रेन के वॉर। यूक्रेन छोटा सा कंट्री है, तो 3 साल से भी ज्यादा हो गया है, क्या वो युद्ध रुका? बोथ साइडेड लॉसेस ही लॉसेस हुआ है। सो इट इज अ लेसन फॉर ऑल ऑफ अस कि अगर हमें स्ट्राइक करना है, टारगेटेड स्ट्राइक करना है, टेररिज्म को खात्मा अगर करना है तो टेररिज्म का जो ब्रीडिंग ग्राउंड है जड़ से उखाड़ लेना पड़ेगा। जड़ से उखाड़ने के लिए पाकिस्तान के बैकबोन को तोड़ देना पड़ेगा ताकि वो कभी खड़ा ही ना हो पाए। एंड ऑलरेडी वो बहुत क्रूशियल स्टेज में है। तो वहां के लोग जो है, बलूचिस्तान के लोग ऑलरेडी उनको वो लोग खुश नहीं है। खुश क्या, वो लोग रिवोल्ट कर रहे हैं बिकॉज कहीं ना कहीं वो बेच रहे हैं बलोच को, चाइना को लीज में दे दिया है। सो दे विल नॉट टॉलरेट, और टॉलरेट नहीं भी कर रहे हैं। हर वक्त वहां पे अनरेस्ट हो रहा है, बहुत चीजें तो बाहर आई ही नहीं है, मीडिया रिपोर्ट ही नहीं कर रही है, क्योंकि वहां पे हमेशा अनरेस्ट रहता है। सो दिस इज अ सिचुएशन जहां पे भारत को एडवांटेज लेना चाहिए, स्ट्रैटेजिक वॉर करना चाहिए, इकोनॉमिकली पाकिस्तान को तोड़ देना चाहिए, ग्लोबली कोशिश करना चाहिए, पुश करना चाहिए कि हम उसको एक रिपोर्ट दिखाने के लिए मौसमी जी मुझे जाना है, फिर उसके बाद मैं आपके पास जब लौटूंगी और मोहन सर भी रहेंगे और श्रीवास्तव सर भी और भदौरिया सर भी रहेंगे, तो मैं ज़रा ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और इसके रोल को लेकर ज़रूर चर्चा करना चाहूँगी। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जिस तरीके का विद्रोह देखने को मिलता रहा, या माइनॉरिटीज़ पर अटैक, इन सब पर भी बात पाकिस्तान के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ी हुई करनी होगी।